ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हमारे ऑलमोस्ट 95% जो पोर्शन है, 95 के 96% पोर्शन खत्म हो चुका है। और यहाँ से हम मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत करेंगे और अच्छी इनमें इसे हम खत्म करेंगे। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स जैसे ही ये नाम बोलता हूँ तो दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, आज के वक्त में जैसे हम जो भी चीजें यूज करते हैं या जो 90s 100 के बाद जिनकी डिस्कवरीज हुई है उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था, ठीक है, उसके बारे में समझना रहेगा हमें। उसके बाद आज के टाइम पीरियड में जो टंगस्टन बल्ब को रिप्लेस कर दिया गया, डायोड का इस्तेमाल होता है, तो डायोड के बारे में समझना रहेगा हमें। ठीक है, फिर डायोड समझने के बाद जो ट्रांजिस्टर होता है, जो एसी टू डीसी की तरह काम करता है, कन्वर्ट करता है, डायोड भी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में समझ रहा रहेगा, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करते हैं। फिर जो फोटो डायोड होता है, यानी कि जिस पर लाइट पड़ती है उसके बाद वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे सड़क के किनारे आप देखोगे कि जब गाड़ियां चलती हैं तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे लगे रहते हैं और उन पर जब लाइट पड़ती है तो चमकते हैं, है ना। तो फोटो डायोड्स के बारे में हमें समझना रहेगा। फिर ट्रायोड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे रेडियम को अगर देखा होगा तुमने कि किसी किसी की गाड़ियों पर रेडियम लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है, तो रात में जैसे ही उस पर लाइट पड़ती तो भी चमकता है। तो रेडियम वगैरह के बारे में समझना होगा। फिर सेमीकंडक्टर के बारे में समझना होगा। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम का इस्तेमाल कैसे होता है। अभी अभी जैसे करंट में न्यूज चल रहा है कि भारत में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में हमें 5.9 बिलियन टन सिलिकॉन के मिलने की संभावना है। सॉरी, लिथियम के मिलने की संभावना है। ठीक है, तो लिथियम इटसेल्फ इज अ मॉडर्न एलिमेंट। कि इसके बारे में अगर ये जिसके पास रहता है, जिस देश के पास, तो वो आज के टाइम पीरियड में लाखों रुपए करोड़ों कमा सकता है, क्योंकि लिथियम की रिक्वायरमेंट हर जगह है। हर एक स्मार्टफोन, टीवी, टैबलेट्स, जितने भी चीजें उनको पावर सोर्स के लिए, या इलेक्ट्रिक कार्स, स्कूटर्स, जो भी है, हर जगह हमें पावर के लिए बैटरी चाहिए। हाँ, तो जैसे लिथियम के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो लिथियम का भी इस्तेमाल होता है हर एक वेरियस फील्ड में। वो भी क्या है, एक मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आ जाता है। मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट से। ठीक है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक, पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को समझो। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अगर उसके जो की वर्ड्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, अगर तुम्हें वो समझ में आ गए हैं तो सब्जेक्ट बहुत ही आसान होता है। लेकिन कीवर्ड, वो टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आया तो सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगेगा, तुम्हें कभी समझेगा नहीं। इसलिए टॉपिक कोई भी पढ़ो, देखो उसमें कीवर्ड्स क्या है, उन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करो, बाकी तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे जब मैं कहूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो भैया इसमें 3 वर्ड है, फोटो है, इलेक्ट्रिक है, उसके बाद है इफेक्ट। अब फोटो की बात कहाँ पर आती है, तो हमको पता है, जो हम लाइट की बात करते हैं, लाइट, LIGHT, लाइट सूरज से निकलती है। तो सूरज से निकलने वाले लाइट किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन। और इन्हीं फोटॉन्स की जो स्पीड होती है उन्हें हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में इन फोटोन से ज्यादा तेज कोई भी चीज अभी तक भाग नहीं पाया है। ठीक है, जिस दिन इंसान ने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया जो इन फोटॉन्स की स्पीड को मैच कर देगा, समझ लो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। ठीक है, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। लेकिन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आप देखोगे, या ऐसे ही एक E इज इक्वल टू, आइंस्टीन का एक इक्वेशन है, इक्वल टू mc²। अब इसमें जैसे E क्या है, एनर्जी है। हालांकि इसका अभी यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लेना देना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये फोटॉन्स कितने मायने रखते हैं इस यूनिवर्स के लिए और इस पे स्टडी कितनी चलती रहती है।
E होता है एनर्जी और M होता है मास मास और C होता है स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो मास किस में होगा, चाहे कोई भी मैटर है, तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, उसका कोई न कोई मास है, तुम्हारी खुद की बॉडी कोई न कोई मास है, तुम्हारे पास रखा ग्लास उसका कुछ न कुछ मास है। यानी तुमने दुनिया में जितने मैटर देखे मैटर उन सबका क्या है, अपना कोई न कोई मास होगा ही होगा। ठीक है, मास होगा। अगर ये मास मास यानी मैटर इस सी की स्पीड से चलने लगेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। अब क्या एनर्जी को कोई देख सकता है? जैसे मैं कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कोई देख पाया है आज तक? काइनेटिक एनर्जी क्या है? हम उसकी वैल्यूज डिफाइन करते हैं कि अच्छा हाँ इतना काइनेटिक एनर्जी है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी, वैसे अगर तुमने एक कोई मूवी है, कभी टाइम मिले तो देखना, लूसी करके, लूसी है ना, लूसी। उस लूसी मूवी में अगर तुमने देखा होगा कि एक सीन रहता है जहां पर एक्ट्रेस जो रहती है उसके अंदर एक ऐसा मेडिसिन या ड्रग चला जाता है जिसकी वजह से उसके दिमाग का यूज जो बढ़ते जाता है और एक लेवल ऐसा आता है कि वो 100% हो जाता है और पूरे ब्रह्मांड में वो बिखर जाती है। यानी वो और ब्रह्मांड एक ही हो जाता है। यानी जो वो अब मैटर थी अब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक ही जगह पर रह करके वो ओमनी पोटेंट हो जाती है। जैसे हम भगवान को कहते हैं ना कि भगवान ओमनी पोटेंट है, वो हर जगह व्याप्त है, बस वो दिखाई नहीं देता है। तो उसी तरीके से वो भी हो जाती है। तो एनर्जी हमें हर जगह दिखाई देती है, मतलब कि व्याप्त होती है एनर्जी, बट हमें दिखाई नहीं देती है। और अगर हमारे भारत की माइथोलॉजी में देखा जाए तो पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, एक जगह पर होते थे और तुरंत दूसरी जगह पे चले जाते थे। कैसे? उसे हम लोग टेलीपोर्टेशन कहते थे। लेकिन सोचो, जब तुम बॉडी फॉर्मेट में हो तो तुम मैटर हो, और अगर अपने आप को तुमने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया तो तुम कहीं पर भी सी की स्पीड से भागने लगोगे। और सी की स्पीड से भागना मतलब विद इन सेकेंड 3 लाख किलोमीटर की ट्रेवलिंग कर लेना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो टेलीपोर्टेशन है वो तो आसान हो जाएगा। अब टेलीपोर्टेशन में तुम्हारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब तुमने अपने आप को, जो तुम्हारा मैटर था, शरीर था, उसको तुमने एनर्जी में कन्वर्ट किया तो उसी एनर्जी को फिर किसमें कन्वर्ट कर सको, मैटर में। पता चला तुमने अपनी बॉडी तो एनर्जी में कन्वर्ट कर ली, लेकिन जब मैटर में कन्वर्ट करने गए तो एक हाथ कन्वर्ट ही नहीं हुआ, वो एनर्जी ही रह गया, बाकी बॉडी कन्वर्ट हो गया, तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो एनर्जी टू मैटर और मैटर टू एनर्जी अगर कन्वर्जन आ गया इंसान को तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। इस तरीके से चेंज होगी जैसे आज के टाइम में लोग चैट जीपीटी की बातें करते हैं ना कि एक नया रिवोल्यूशन आया हुआ है, एआई आने वाले 4 से 5 सालों में पूरी वर्ल्ड में एआई इस तरीके से काम करेगा जिसके बारे में हम कभी विजुअलाइज करते थे, जिनके मूवीज और कहानियों में देखते थे। अगर बॉलीवुड की मूवीज, रॉबर्ट टोनी जो जूनियर है उनकी आयरन मैन 1, 2, 3, मार्वल्स की जो मूवीज है अगर उसमें देखा होगा तो उसमें एआई का बहुत अच्छा इस्तेमाल बताया है कि किस तरीके से एआई का यूज होता है। तो वो एक कल्पना थी, लेकिन इंसान ने उन्हीं कल्पनाओं को धीरे धीरे करते करते रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है, समझा। तो ये जो फोटॉन्स है कहाँ से निकलते हैं फोटॉन्स, ये निकलते हैं सूरज से, ठीक है, सूरज। और इनकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसमें कहा है, दूसरा वर्ड के बारे में समझते हैं, दूसरे वर्ड के बारे में समझते हैं, कहा है इलेक्ट्रिक। यानी कि अगर इस फोटॉन्स का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें या इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट करवा सकें, क्या करवा सकें, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। हमने जब बैटरी पढ़ा तब हमने देखा जैसे बैटरी को लगाते हैं इलेक्ट्रॉन भकाभक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने लगते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बैटरी के थ्रू हो गया। तो इसी तरीके से अगर ये फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स एनर्जी के फॉर्म में है और इन्हीं फोटॉन्स का इस्तेमाल करके अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को मूव करवा दूं यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा दूं तो उसका क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा।
उसका क्या-क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। उससे हम फ्री में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसे सोलर एनर्जी, है ना? सूरज से हम एनर्जी लेते हैं, हमें कहीं कुछ लगाना नहीं पड़ता, बस हमें एक डिवाइस बनानी पड़ती है, जो इन फोटोनों को अपने अंदर रिसीव करे और उनसे क्या जनरेट हो जाए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाए, है ना? हाँ, तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, यानी फोटोन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराने से जो इफ़ेक्ट आएगा, हम उसके बारे में समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के अंदर। इतना क्लियर हुआ क्या? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट था, इसकी खोज बहुत पहले हुई थी। इसकी खोज करने में लगभग 4 से 5 साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट रहा। लेकिन होता है ना कि तुम चीज़ खोज दो, बट अगर तुम उसे किसी को समझा नहीं पा रहे हो, दुनिया को बता नहीं पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? हाँ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की अगर हम खोज की बात करें, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरिच हर्ड। हेनरिच हर्ट्ज, ठीक है? हर्ट्ज। 1887 में इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की खोज करी। बट वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि जब ये फोटॉन्स आते हैं कहीं पर, जैसे कि डायग्राम मैं बनाता हूँ, देखिए अगर इसमें रहेगा, हाँ देखो ये है। उन्होंने बताया कि जब कभी भी हम लाइट, ये कैथोड है यहाँ पर, जब कभी भी लाइट हम उस पर डालते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर पाते हैं, ठीक है? लेकिन वो कैसे मूव कर पाते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस गैप में से कैसे निकल के पॉजिटिव की तरफ चले जा रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में वो बता नहीं पाया। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जैसे इस कैथोड पर मैं लाइट डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो का मीटर लगाया हुआ है, इसमें हमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यानी ये पता चल जा रहा है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट कैसे आ रहे हैं वो बता ही नहीं पाए। ठीक है? कैसे आ रहे हैं वो बता ही नहीं पाए। उसके बाद उन्हीं की जो थ्योरी थी उसको स्टडी कर रहे थे फिलिप लेनार्ड। फिलिप लेनार्ड, उन्होंने भी 1902 में उन्होंने भी ये चीज सेम टू सेम चीज एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने सोचा कि अच्छा जो हेनरिक साहब ने किया था, उस एक्सपेरिमेंट को हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी रही हो। मैं इसको ना दोबारा रिपीट करता हूँ। उन्होंने इसको रिपीट किया, बड़े पैमाने पर रिपीट किया। पूरा एक समझ लो, एक जो पूल होता है ना, पूल जिसमें नहाते हैं लोग, उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसमें वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, अलग अलग टाइम पीरियड पे परफॉर्म किया, लेकिन रिजल्ट सेम था, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा था। इनको भी समझ में नहीं आया कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कैसे हो रहा है। उसके बाद तीसरे थे रॉबर्ट मिलिकन। इन लोग का फिजिक्स में बहुत बड़ा-बड़ा रोल रहा है। अगर आप मास्टर वगैरह करोगे तो उसमें मिलते हैं। मिलिकन एक्सपेरिमेंट था, रॉबर्ट मिलिकन, ये भी नहीं बता पाए। उसके बाद चौथे, इन तीनों की रिपोर्ट जो भी इन्होंने थोड़ा बहुत कंक्लूजन निकाला था, उनको पढ़ा एल्बर्ट आइंस्टीन ने। एल्बर्ट आइंस्टीन 1905। अब देखो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने पढ़ा, इसके पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी। ठीक है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी और एल्बर्ट आइंस्टीन ने उनकी थ्योरी को भी पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉनों का कैरेक्टर क्या है, बिहेवियर क्या है, ये कैसे जो कि मूव करते हैं। ये वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकते हैं और ये जो फोटोन है, फोटोन भी वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है। ये सारी बातें एल्बर्ट आइंस्टीन को पता चल गई। बस क्या था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने आया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया और बताया कि ये जो लाइट हम यहाँ से डालते हैं, इसमें होते हैं फोटोन। फोटोन के पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी इस कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें उन्हें इजेक्ट करने के लिए काफी होती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होते हैं, मैं भी बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इजेक्ट होते हैं तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी का यह पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होते हैं और एक कैथोड है, खुद ये नेगेटिव टर्मिनल से है। तो जब इस पर लाइट पड़ेगी और लाइट जैसे इस पे पड़ेगी, इनको इलेक्ट्रॉनों को और एनर्जी मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉनों को जैसी एनर्जी मिलेगी, यहाँ से उनको एक प्रेशर पीछे से लगी रहा है, ये भग से सरफेस से बाहर निकल जाते हैं।
और जैसे ही सरफेस से बाहर निकलते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल उन्हें खींच लेता है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर लेता है? खींच लेता है, और जैसे खींचता है वो यहाँ से फ्लो हो जाते हैं और ये मीटर उन्हें फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई दे देता है। इस चीज को उन्होंने एक्सपेरिमेंट, जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया उन्होंने, बस इसको एक्सप्लेन कर दिया। और 1921 में जाकर के इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया। तुमने बहुत अच्छा समझाया, समझ में आया? जबकि खोज पहले ही हो चुकी थी 1800 में ही। ठीक है, हाँ मैं फ्लो समझाता हूँ। देखो अभी तो मैं जैसे जैसे ग्लिम्स दे रहा था, मैं इसको समझाता हूँ, मैं बस कहानी बता रहा हूँ, इसमें समझो कि ये वर्क किस तरीके से करता है। जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स लाइट होता है, यहाँ लिखता हूँ। फोटॉन्स के पास अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं E इक्वल टू एच न्यू। इसको किसने बताया था? प्लैंक ने बताया था। यहाँ E क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लैंक के द्वारा दिया गया कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, जो 6.67 into 10⁻34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड होता है। और ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। जब हमने अलग अलग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, चाहे वो गामा रे हो, इंफ्रारेड हो, एक्स रे हो, यूवी हो, तो उनमें हमने फ्रीक्वेंसी की टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि भैया जिसका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वेवलेंथ बड़ा बड़ा होगा, मतलब ऐसा 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 दम डाक डाक के जाएगा और दूर तक चला जाएगा। तो रेडियो वेव जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, वेवलेंथ बड़ा होता है। वो कहीं बीबीसी लंदन में कोई ब्रॉडकास्ट हुआ तो हमें भारत में बैठे बैठे सुनाई दे देता है ना? हाँ, तो इसी तरीके से ये जो लाइट होते हैं विजुअल रे, इनका भी अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। और वो फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलता है? जब हम वेवलेंथ को देखते हैं, विबग्योर जब पढ़ रहे थे, है ना? विबग्योर, हाँ हाँ, प्रिज्म से जब हमने निकाला था ऐसे, तो ऊपर रेड वाला जाता है और नीचे क्या हो जाता है? वॉयलेट आता है ऐसे। तो जो ऊपर रहता है रेड, इसका जो है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है और वेवलेंथ, सॉरी, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है और वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए लाल लाइट जो है बहुत दूर तक ट्रेवल करती है। और जो वॉयलेट होता है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ कम होता है, इसलिए बहुत कम दूरी तक जाती है। तो हमने देखा था कि इसमें हर एक कलर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो वहां पर यही दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। अब ये जब फ्रीक्वेंसी से आएगी आएगी तो उन्होंने जो सर्किट बनाया, उस सर्किट में उन्होंने कहा भैया हमको क्या करवाना है, एक ऐसा डायोड मतलब कि ये इलेक्ट्रोड लेना है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल सके। क्या हो सके? इलेक्ट्रॉन निकल सके। और इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? हम जब उसको एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ से प्रेशर एक बना रहेगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और ऊपर से ये लाइट जिसमें एनर्जी है, ये जब इस पर एंटर करेगी तो इलेक्ट्रोड में, इसको ऐसे समझो, ये कोई एक मेटल है, मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अगर आप थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़े हो तो आपको जैसे पता होगा भाई, हर एक चीज के अंदर का जो फंक्शन होता है कुछ यूं होता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ बंधे होते हैं, जैसे पहला ऑर्बिट हो गया है, दूसरा ऑर्बिट होगा, तीसरा, ये लोग स्ट्रांगली बंधे होते हैं। लेकिन जो लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से नहीं बंधे होते हैं, तो इन्हें अगर थोड़ा सा भी एनर्जी मिलता है तो बाहर निकल जाते हैं। इसी तरीके से जो मेटल्स हैं, जैसे जो मेटल है, एक मिनट, हाँ। ठीक है, ये जो मेटल्स है, मेटल होते हैं या कोई भी कंडक्टर, इनके सरफेस पर, यानी इनके अंदर जो एटम्स होंगे, उस एटम के आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों पर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो इनको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। और ये जो मेटल है ये ऑलरेडी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, ठीक है।
ये नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी से। तो इलेक्ट्रॉनों का नेचर क्या होता है भैया, इसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होता है। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा या नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और भाई अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं और सेम चार्जेस रिपल करती हैं। तो अब देखो, एक तो पहले जैसे ये सरफेस से बंधे हुए थे, अभी इनके सरफेस की खुद एक चार्जेस मतलब कि फोर्स था जो इनको बांध कर रखा था, जिसको हम लोग बाइंडिंग फोर्स कहते हैं, है ना। जैसे कि कोई इंसान जब तक उसकी शादी नहीं हुई रहती तो वो अपने घर में बंधा हुआ रहता है, और या जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, खुद कमाता नहीं है, तो घर में बंधा होता है, तो उसको समझो कि एक बाइंडिंग फोर्स उसे बांध कर रखी है। लेकिन जैसे ही वो कमाना शुरू करता है, वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ देता है और वो बाहर निकल जाता है। फिर शादी हो जाएगी तो परिवार से अलग हो जाएगा, मतलब दुनिया भर के जो तामझाम चलते हैं वो देखे जाते हैं। तो इसी तरीके से इस समझो कि जो मेटल है, मेटल के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब तक लाइट नहीं आया, यहाँ से लाइट यानी फोटोन नहीं आया है, जिसमें E इक्वल टू एच न्यू ये एनर्जी है, ये नहीं पड़ा है, तब तक ये मेटल से बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इस पर पड़ा, इनको मिली एनर्जी, ये भकाभक बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल के झांकेंगे, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। तब तक इनको दिखेगा इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल का, ये कहेगा आओ, मैं यहाँ बैठा हूं ना, आओ। ये खींच लेगा इनको और खींच करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में भेज देगा, और यहाँ से एक कंटिन्यूअस फ्लो चैन चालू हो जाएगा, कंटिन्यूअस फ्लो चालू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैक्यूम के अंदर से भी ट्रेवल हो सकते हैं। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया था कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं विजिट करता हूँ, ये जो सेटअप बनाया था इसको एक वैक्यूम के अंदर रखा था सारा का सारा, इसके अंदर वैक्यूम के अंदर। तो पहले के जो ये साइंटिस्ट थे, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं बीच में वैक्यूम रखा हूं, ये फ्लक्चुएशन कैसे आ रहा है, क्योंकि उन्हें एक कंसेप्ट ही नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन भी वैक्यूम से ट्रेवल कर सकते हैं। और ये बात जब तब पता चली जब उन्होंने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उसके बारे में सारा बताया कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसको एल्बर्ट आइंस्टीन ने पढ़ लिया, उन्होंने बता दिया एल्बर्ट आइंस्टीन ने, भैया कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, वो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकता है। बस फिर क्या था, एक्सपेरिमेंट खत्म। जब ये वैक्यूम से ट्रेवल हो सकता है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इस पर लाइट पड़ा तब इलेक्ट्रॉन निकले, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल ने खींच लिया, और खींच करके यहाँ पर हमारा जो मीटर था वो फ्लक्चुएट हो गया। पता चल गया कि जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है जो किसी भी मेटल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ। ये तो हुआ एक्सपेरिमेंट, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कई सारी टर्मिनोलॉजी शामिल थी, कई सारी टर्मिनोलॉजी। नंबर एक, पहली चीज ध्यान क्या रखने वाली थी इस सेटअप में, तुम जो ये लाइट डालोगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल पर नहीं डालोगे ना लाइट, ठीक है, इस पर नहीं डालोगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। जैसे कि जिस पर लाइट डालना है वो टर्मिनल होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेचर है नेगेटिव, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अगर तुम इसको इस पॉजिटिव टर्मिनल पे डालते तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता, यानी इलेक्ट्रॉन इससे बहुत तेजी से बंधे होते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो हमें हार्ड काम नहीं करना है, हमें आसान काम करना है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाए, हमें उस पर लाइट डालना है। तो उन्होंने जो टर्मिनल जिस पर लाइट डालना था उस टर्मिनल को क्या बनाया, नेगेटिव टर्मिनल बनाया, ठीक है। पहली चीज ये याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटॉन्स या जो लाइट पड़ती है वो किस पे पड़ती है, नेगेटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल पर, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, अब यहां समझो ध्यान से, लाइट, लाइट के पास क्या थी, एनर्जी, उसका E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी के साथ साथ मतलब कि एनर्जी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। अब हर लाइट की जब मैंने यहाँ बात करी कि भैया प्रिज्म से जब निकलता है 7 कलर निकलते हैं, तो इसमें क्या सबकी एनर्जी सेम होगी, जो रेड का होगा एनर्जी वही एनर्जी वायलेट का भी होगा क्या, नहीं, सबका एनर्जी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है,
वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, रेड की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसी इसी तरीके से उन्होंने कहा कि देखो भाई, कौन सा लाइट है या कितने एनर्जी का लाइट है जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सके, हमें ये बात पता करनी होगी। तो इस बात को पता करने के लिए उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी का यूज किया, उसे कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहली टर्मिनोलॉजी क्या कहा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में हेल्प कर सके। होता ना कि जैसे तुमको यूपीएससी में मेंस देना है, तुम्हें कम से कम एक कट ऑफ मार्क्स आने चाहिए प्रीलिम्स में, तभी तुम मेंस के लिए एलिजिबल होगे। तो इसी तरीके से अब जैसे कि तुम यहाँ लाइट डाल रहे हो, यहाँ से तुमने एक कोई तुम्हारा स्विच है जिससे तुम लाइट की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हो। तो तुमने पहले कुछ फ्रीक्वेंसी का लाइट डाला तो तुमने देखा कि भैया यहाँ मीटर में कोई चेंजेस नहीं आया, फिर थोड़ी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया फिर भी नहीं आया, फिर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आई जहां पर हमें ये चेंजेस, ये फ्लक्चुएशन इसमें देखना शुरू हो गया। तो तुमने क्या नोटिस किया कि अच्छा, जिस फ्रीक्वेंसी पर इसमें फ्लक्चुएशन आया वो हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इस नेगेटिव टर्मिनल के मेटल्स के लिए, क्योंकि अलग अलग मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी, है ना। आयरन का कुछ और होगा, कोबाल्ट का कुछ और होगा, निकेल का कुछ और होगा, है कि नहीं? बरोबर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हमें पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता करनी पड़ेगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा क्या है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी which cause electron to be emitted from the metal surface. Minimum light frequency which cause electron to be emitted from सरफेस यानी मेटल से, ठीक है। यानी वो कम से कम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकाल सके, मेटल के सरफेस से निकाल सके, वो हमारा हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जब मैं फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं तो उसका मतलब वही तो एनर्जी भी तो वही होगा, है ना। अब देखो यहाँ अभी फ्रीक्वेंसी की बात समझो, फिर जैसे मैं ना एक ऐसे ही मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी पर भी आऊंगा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में थोड़ी सी चीजें एक ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी के जरिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो उससे कोई ना कोई काम हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा है तो उससे कोई ना कोई काम हो रहा है। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ, और जब तुम्हारे पास एनर्जी होगा तभी कोई ना कोई काम होगा। तो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करूंगा तो उसमें थोड़ा सा वर्क वाला भी फंक्शन आएगा, अभी उस पर आऊंगा। पहले ये समझ में आया क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प कर सके। क्लियर? ओके। अब एक फ्रीक्वेंसी तुमने पता कर ली, यहाँ पर कि हमने कहाँ पे दी, ये यहाँ पर मैं तुम रेगुलेट कर रहे थे इसको और तुमको एक फ्रीक्वेंसी पता चल गई, और उसके बाद तुमने देखा कि अच्छा अब इसके बाद चाहे मैं फ्रीक्वेंसी चाहे जितना तेज करूंगा या करूंगी तो हाँ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगी तो इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे तो उनकी अपनी कुछ न कुछ स्पीड होगी। जैसे तुमको अगर सुबह सुबह कोई रेस भागना है तो तुमने भूख बहुत लगा है, तुमको किसी ने एक अंडा दे दिया, तुमने एक अंडा खा लिया, लेकिन भूख अभी भी लगा हुआ है, तो तुम भाग तो रही हो लेकिन स्पीड कम है। आगे चल करके तुमको एक अंडा और मिल गया, तुम्हारी भूख थोड़ी सी और शांत हुई, तुम्हें और एनर्जी मिल गया, तुम और तेजी से भागने लगे, है ना। यानी जैसे जैसे तुम्हें एनर्जी मिलती जा रही है तुम्हारी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही इसमें जब एक हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई तो उसके बाद की अगर कोई एनर्जी मिले और इलेक्ट्रॉन्स किसी न किसी स्पीड से भागने लगे, तब उसके लिए क्या हो? उसके लिए एक इस्तेमाल किया गया वर्ड, उसको कहा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या था? अभी तक हमने देखा था ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
लेकिन अब आता है टर्मिनोलॉजी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक और वर्ड यूज किया जाता है, इसी को हम लोग स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग। देखो ये क्या होता है कि इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट above which all emitted electron have same energy। मतलब कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, अभी तक जो थ्रेशोल्ड में आया था यहां से सारे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो चुके थे, लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉनों को मिल जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के साथ मूव करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 4 लोग भाग रहे हैं रेस में और चारों को अगर 4-4 अंडे मिल गए तो वो सबके पास सेम एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, सबके पास सेम एनर्जी आ जाएगी और सब सेम से भागेंगे। उसके बाद जो थोड़ा सा शरीर अलग तगड़ा रहेगा, मोटा रहेगा, पतला रहेगा, उसके हिसाब से उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों में तो ऐसा है नहीं, उनका सबका कैरेक्टर सेम सेम है। तो यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अबव व्हिच ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी। मैं यहाँ लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। इट इज द frequency of light above which all emitted electrons have same energy। okay, emitted electron have same, बस ये वर्ड इस्तेमाल याद रखना है यहाँ पे ये सेंटेंस कि भाई ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉनों के पास सेम एनर्जी हो जाएगा और वो सेम एनर्जी से भागेंगे। ठीक है, सेम एनर्जी से भागेंगे। अब जब सेम एनर्जी से भागते हैं तो वो कुछ न कुछ काम करते हैं। तो जब काम होता है मतलब कि हमें फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, लाइट चलने लगे, कुछ न कुछ होने लगे, कुछ न कुछ काम होगा। जब काम होगा तो उसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसे कहा गया थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। पहले तो कहते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एनर्जी जो रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखो भाई कि इसका एक उन्होंने क्या बताया कि पहले जो मेटल रहता है, ये मेटल इन सबको पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। अब इस मेटल पर हमें लाइट डालनी है तो हमें ये फोटॉन्स की एक एनर्जी चाहिए, तो हम इसको लिखते हैं ई फोटोन। फोटॉन्स की एक एनर्जी चाहिए जो इस मेटल जो इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है उससे इलेक्ट्रॉन निकल सके और कुछ काम हो सके। ठीक है, क्या उसके कुछ काम हो सके। यहाँ है ई फोटोन यानी एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू दी, इसका बाइंडिंग एनर्जी जो होगा, जो इसको बांध कर रखा होगा अभी तक, इसको ये जो सरफेस है इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा है, वो प्लस इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों को ये एनर्जी मिलेगी तभी तो ये भागना शुरू करेंगे और कुछ न कुछ काम करेंगे। कुछ न कुछ काम करेंगे। ठीक है, कुछ न कुछ काम करेंगे। तो अगर हमें निकालना क्या है, पहले यहाँ पर वर्क फंक्शन निकालना है और वर्क फंक्शन ये पाई से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, पाई से रिप्रेजेंट होता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, देखो इसको नॉर्मली लिखो तो ई फोटोन इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसको यहीं रहने देता हूं और इसको यहां ले लेता हूं। क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें एक वर्क फंक्शन मिल जाएगा, मतलब कि एक मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी कि भाई कितनी एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन काम कर सके, मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन काम कर सके। तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले जो फोटोन का एनर्जी है वो पता कर लो, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है जितने पे वो भाग रहे हैं वो पता कर लो, दोनों को घटा दो तो वो काम करने वाला एनर्जी आपको पता चल जाएगा, काम करने वाला एनर्जी पता चल जाएगा। और फोटोनों की एनर्जी हमको पता है क्या होती है, एच न्यू, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पर अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू माइनस काइनेटिक, ठीक है। यहाँ पर फाई क्या रहेगा, फाई वो है जो इस मेटल का बाइंडिंग एनर्जी है, यानी कि मेटल ने इन इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रखा हुआ है, तो हमें इन इलेक्ट्रॉनों को इस मेटल के बंधन से छुड़ाना होगा, इस मेटल के बंधन से क्या करना होगा, छुड़ाना होगा। जैसे ही इस मेटल के बंधन से छूटेंगे काम करना शुरू कर देंगे, यानी वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि वो जो है बल्ब जलाएं या बैटरी में स्टोर हो जाएं, जो भी कुछ करना रहेगा वो आराम से कर लेंगे। तो इसका इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, तो जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पता ही है। हाँ, अब यहाँ देखो ये इसमें ये सेम चीज जो फंक्शन है इस्तेमाल होता है तुम्हारे इस सोलर सेल में, ठीक है। सोलार में क्या होता है कि हम यहाँ पर ऐसे एक पैनल को बनाते हैं जो आने वाली किरणों को रिसीव करता है, और जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और फिर जैसे ही सर्किट में जाएंगे वहां पर बैटरी रखी होगी, वो बैटरी चार्ज हो जाएगी। बैटरी जब चार्ज हो जाएगी, सूरज जब चला जाएगा तब यही बैटरी का एनर्जी निकलेगा, और बल्ब लगा रहेगा तो बल्ब जलेगा, पंखा लगी रहेगी तो पंखा जलेगी, जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहेगा वो काम करना शुरू करेगा। तो हमें इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। पहली चीज तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की जो इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वो एनर्जी जिसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से भागते हैं, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा लाइट का वो फ्रीक्वेंसी जिसके बाद सारे इलेक्ट्रॉनों के पास सेम एनर्जी हो जाती है। और उसके बाद आता है वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वो एनर्जी, मतलब लाइट की एनर्जी में से अगर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को निकाल दें तो हमें वर्क फंक्शन मिल जाएगा। अगर ऐसे कहना है तो नॉर्मल ऐसे कह दो। या दूसरा कि हमें वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन कुछ काम कर सके, जिससे इलेक्ट्रॉन कुछ काम कर सके, उसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये समझ में आया। अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, तो बाकी की स्टोरी हम डायोड वगैरह हम देख लेंगे, ठीक है।